लालटेन पे बटन दबाकर बक्सर के विकास की करो बात, जो अब तक ना बदला उसे बदलने के लिए राजद की सुधाकर का दो साथ, राजद की सुधाकर का दो साथ। कि विश्वामित्र जी ने जो ज्ञान का केंद्र की स्थापना किया, शैक्षणिक संस्थान का जो उन्होंने यहाँ स्थापना किया, जहाँ भगवान राम का शिक्षा दीक्षा हुआ। हम शहर को एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, और गंगा के किनारे बसा हुआ शहर है। उसी मेलों के जरिए जो आमदनी होता है, शहर के आधे लोगों का यहाँ आमदनी का जरिया। कुल जलाशय है, एक वाटर बॉडी है 25 किलोमीटर लंबा और 1.5-2 किलोमीटर चौड़ा। स्पोर्ट्स एडवेंचर जो खेल होता है, इस राज्य में पैसे निवेश हो रहे हैं, लेकिन पैसे सही जगह पे निवेश नहीं हो रहा है, जिससे आम आदमी के जीवन में बदलाव हुआ है। पास देखिए, हम सामने से जा रहे हैं तो एक वाटर बॉडी है। इस वाटर बॉडी में पानी नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है और पूरी गंदगी का साम्राज्य है। अगर इसको हम डेवलप करें तो हमारी जो लाइफ की जो क्वालिटी है, जो जीवन का, इम्प्रूव कर जाएगा। खाने पीने के रोटी सत्तू वाला, ये सबसे हमारे लिए लगता है सबसे पसंदीदा काम विश्वविद्यालयों में पढ़ाना। अगर हम राजनीति में नहीं होते तो हम यही काम करते। मेरी पर्सनालिटी बहुत सख्त की है, जब इमेज तो मेरा वही है कि हम शासन करने वाले सख्त मिजाज के इंसान हैं। मेरी बेटी है, उसके दिमाग में भी है कि मैं सख्त हूँ, फिर भी वो इंटरेक्ट कर लेती है मेरे से, या मैं उससे कर लेता हूँ। जब जो ही मौसम खराब तो हम लोग उत्सव मनाते थे कि अब क्लास ख़त्म हो गया, चलो भागो खेलो। तो खेलने में भी रुचि थी तो हम लोग अपना निकल लेते थे। तो घर से मैं बाहर कभी निकला नहीं था। 1-2 बार खेलने के लिए मैं गया था तो सीनियर लोगों के साथ गया, लेके गए हमको वहाँ। अटैची लेकर उतरे, उतरते ही उन्होंने कहा कि अब आपकी पढ़ाई शुरू हो गई और वापस चले गए। तो मैं हतप्रभ रहा कि कैसे यहाँ जीवन शुरू होगा। 2010 का मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। एक इंटरेस्टिंग है कि जब 10 में मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लोगों ने मुझे टिकट दिया। मैंने कहा कि मैं हार सकता हूँ, तो लोगों ने कहा आप हार भी जाइएगा तो कोई चिंता नहीं करने की ज़रूरत है, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, हम लोग आपको एडजस्ट कर लेंगे। हारने के बाद क्या एडजस्ट करेंगे? आप 2010 में पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, तो वह कैसा अनुभव था? यह सभी लोग जानते हैं कि 2010 के चुनाव में आपके पिता श्री जगदानंद सिंह जी आपके समर्थन में नहीं थे। वह आपके लिए कितना कठिन दौर था और उस समय का कैसा रहा था अनुभव पहली बार चुनाव लड़ने का? मुझे 10 के बाद 15 में अवसर नहीं मिला। जब हम मेंटली प्रिपेयर थे कि हमको चुनाव लड़ना है, चुनाव में जीतूंगा, पूछने वाला भी नहीं था। और 15 का मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, कोई भी लड़ता तो उसको हरा देते। नीतीश कुमार भी मेरे खिलाफ लड़ते तो 15 में मैं हरा देता। कोई भी लीडर आता, मैंने परिणाम जो हो, लेकिन मेरे मन में यही था कि कोई भी लड़ता तो मैं हरा देता। तो 15 में टिकट गया हम लोग का। फिर 20 में हम अपने वही पुराने रूटीन के हिसाब से चलने वाले लोग, मिले रहेंगे नहीं रहेंगे, एमपी रहेंगे नहीं रहेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। हम आए हैं कोई कुर्सी के लिए, काम करना है लोगों का। करते रहे हम लोग। देखिए क्या है, लोगों को ये समझना होगा हम क्या बदलाव ला सकते हैं। हम अमेरिका नहीं बना सकते बिहार को। बिहार बिहार ही रहेगा, अमेरिका अमेरिका ही रहेगा, क्योंकि दोनों के बीच में ह्यूज डिफरेंसेज है नेचुरल रिसोर्स का, वहाँ का और यहाँ का। वहाँ पे अफराद खेती लायक खेत है, वहाँ काम करने वाले लोग नहीं हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ इतनी बड़ी आबादी है कि इसी में सब कुछ करना है। तो ग्रेजुअली इम्प्रूव करना एग्रीकल्चर सेक्टर को, और वो प्रॉफिटेबल बनाना एग्री बिजनेस को, इसी आइडिया पर हम लोग काम कर रहे थे, या आप भी कर रहे हैं और आगे भी यही करेंगे। हम इतनी बड़ी आबादी को
कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि इतनी बड़ी आबादी को निकाल करके हम सर्विस सेक्टर में ले जाएं या हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ले जाएं। तो ये जो न्यूनतम जीवन जीने के लिए व्यवस्था है, एश्योर्ड है हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम, इसको इम्प्रूव करते रहेंगे और इसी में से कुछ जो अच्छे लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, वो निकल के सर्विस सेक्टर में चले जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग में चले जाएंगे। और एक टाइम बिंग हमारी जो आबादी जो बढ़ने की रफ्तार है वो अब धीरे धीरे घटने लगी है और जो अनुमान है इसकी 2050 तक हम स्टेबल कर जाएंगे। मतलब हमारा देश के कई हिस्से में तो निगेटिव ग्रोथ है, बिहार में भी हम लोग निगेटिव ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे सामने जो चैलेंजेज है कि 2050 तक हम जहाँ पर हैं वहीं पर खड़ा रहें। जितना बड़ा जनसंख्या है और इतने ही रिसोर्सेज में हमारे पास नेचुरल रिसोर्स ज़मीन के अलावा कुछ भी नहीं है बिहार के पास। तो लोगों का जीवन यापन भरण पोषण हो, ये अपने आप में एक बहुत ही देखा जाए तो ये असाधारण काम है नित्य निर्माण करने वाले लोगों के लिए, राजनीति में करने वालों के लिए। ठीक है, हम सपना बेचते हैं, हम चांद पर ले जाएंगे आपको, सूरज से दर्शन करा देंगे, ये राजनेताओं का काम होता है इस तरह के सपने बेचना। लेकिन आप देखें वास्तविक रूप से धरातल पर तो बिहार मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमारे पास समुद्री जो कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन हमारे पास 2-3 ऐसे सेक्टर हैं वो उसके जरिए हम बदल सकते हैं। वो सेक्टर हमारा है एग्रीकल्चर सेक्टर को रिफॉर्म के जरिए, और एग्रीकल्चर सेक्टर से ही प्रोडक्ट आप कहें तो उसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को इम्प्रूव कर करके डेयरी के सेक्टर में वेजिटेबल और फ्रूट को प्रोसेस करके फ्रोजन हो, फ्रेश हो, पूरे प्रोसेस को कर करके भी हम लोग बहुत सारा छोटी इंडस्ट्री हम लोग लगा करके बिहार के किसानों का और जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल वाले जो नौजवान हैं उनको भी हम लोग इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। आज भी सबसे ज़्यादा जो क्रिटिकल जो एरिया माना जाता है, खेत से लेकर जो पेट तक की जो पूरी चेन है, सप्लाई लॉजिस्टिक जो चेन है, उसको बना लेना कोई साधारण काम नहीं है। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि पटना के आसपास, बक्सर के आसपास सब्जी बहुत उत्पादन होता है और इन सब्जियों का डिमांड लंदन में भी है और दुबई में भी है। तो उसको लॉजिस्टिक का सप्लाई चेन अगर हम बना लें तो 24 घंटा के भीतर जो खेत से, फार्म से निकले सब्जी फल, उसको इकट्ठा करना, उसको सॉर्टिंग करना, ग्रेडिंग करना, क्लीनिंग करना, और ये सब करके 24 घंटा के भीतर बाज़ार में अगर हम पहुंचा दे ताज़ा सब्जी, तो स्वाभाविक है कि हमको वैल्यू एडिशन होगा, किसानों को फ़ायदा होगा और जो इसमें लगेंगे कारोबारी उनको भी फ़ायदा होगा। कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते बिहार में ये सिस्टम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं होने के चलते, मंडी कानून नहीं होने के चलते हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से कि हम एग्रीगेट कर सकें, जुटा सकें सैकड़ों टन, हज़ारों क्विंटल सामान और फिर उसको प्रोसेस करके निकाल सकें। इसके मन में एक सरकारों को ध्यान देना होगा कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट सरकार का भी होगा और इसके बाद तो फिर निजी क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट आते रहेंगे। तो राजनीति को इस नज़रिए से देखने की ज़रूरत है कि राजनीति केवल वोट लड़ने के लिए नहीं होता। वोट लड़ना एक छोटा हिस्सा है जो 5 साल में एक बार आता है। आपको 4.5 साल ग्रेजुअली बदलने के लिए, क्रमशः बदलने के लिए एक आपके पास स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए
जिस दृष्टिकोण के बदौलत आप बदल सकते हैं। अब राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों के आधार पे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से चुनाव आते आते जुमलों का बौछार जा रहा है और इंस्टेंट फूड जिसको कहते हैं, उसी तरह से राजनीति में भी इंस्टेंट इशूज आ रहे हैं और कोर इशूज ख़त्म हो जाते हैं और काल्पनिक मुद्दों के आधार पे चुनाव बीत जाता है और राजनीतिक दलों को इससे निकल जाने का मौका मिलता है। तो ये कि अभी डेमोक्रेसी हमारी उतनी मैच्योर नहीं हुई है। मुझे उम्मीद है कि पब्लिक जो जनता है वो आने वाले वक्त में कुछ सालों में इन चीज़ों को समझेगी और जो कोर एजेंडे पे जो काम करेंगे उन्हीं लोग के लिए अवसर होगा राजनीति में। और ये जो क्षणिक काल्पनिक मुद्दों के आधार पे जो राजनीति है, जिसके आधार पे बहुत सारा, चूँकि डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने के बाद ये और ज़्यादा हो गया है सघन। अभी वोट पढ़ते पढ़ते पता चलता है मुद्दे बदलने लगते हैं और जो हम 5 साल काम किए रहते हैं वो पीछे चले जाते हैं। तो हमको लगता है कि इसको अभी भी 15-20 साल लगेगा इसको मैच्योर होने में और भारतीय राजनीति को। आप अपने विधायक निधि के पैसों को, जो आप विधायक बनने के बाद अगर उसको परसेंटेज में देखा जाए तो आपने उसको किस अनुपात में कहाँ कहाँ खर्च किया है और आपकी प्राथमिकताएं क्या रही हैं एक विधायक के तौर पर? देखिए, मेरी जो मान्यता है कि हम एजुकेशन सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में जब तक हम ठीक से निवेश नहीं करेंगे उसके बिना बात बनेगी नहीं। आपको बिजनेस लीडर भी चाहिए, आपको पॉलिटिकल लीडर भी चाहिए, आपको हर सेक्टर के लीडर चाहिए। तो वो आएंगे जब हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ठीक होंगे। तो एक तरह से देखें तो हम लोग अपने ज़्यादातर जो केवल जो हमारे पास जो रिसोर्स है एमएलए फंड का तो इस्तेमाल हम करते ही हैं। हमारे जहाँ से भी हमको पैसे का जुगाड़ होता है सरकार का, किसी भी दूसरे फंड से भी, तो उसको हम लोग डाइवर्ट करते हैं एजुकेशन में। और देखे होंगे कि हमारे एमएलए बनने के बाद 2 विद्यालयों को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला। 3 साल के 3.5 साल के भीतर 2 राष्ट्रपति पुरस्कार मिले हमारे विद्यालयों को। किसी राज्य में 1 से 2 ही मिलता है हर साल, उसमें से 2 अकेले मेरे विधानसभा में। कई हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बंद पड़ गए हो गए थे, क्योंकि जो सरकार की नई शिक्षा नीति है, उस नई शिक्षा नीति में सरकार अपनी भूमिका समाप्त करना चाहती है धीरे धीरे। वो टोटली हायर एजुकेशन को वो प्राइवेट सेक्टर के जिम्मे देना चाहती है। अब प्राइवेट सेक्टर के जिम्मे जाएगा तो हमारी पढ़ाई लिखाई महंगी हो जाएगी और आम आदमी उसमें संभव नहीं है कि उतना पैसा लगा करके पढ़े। अब इस देश में लोगों को नहीं मालूम है 99.99% को कि अशोका जैसी देश में प्राइवेट यूनिवर्सिटी है दिल्ली के आसपास में, एमईटी यूनिवर्सिटी है, जिनमें साधारण ग्रेजुएट होने के लिए भी साल का 10 लाख रुपए खर्चे हैं। अगर 4 साल का डिग्री कोर्स है, आप इतिहास के ह्यूमैनिटी किसी की सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट होना चाहते हैं तो 40 लाख रुपए लगेंगे। जबकि हमारे देश में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जेएनयू हो, डीयू हो, एएमयू हो, जो भी, इसमें अगर देखें तो 4,000 रुपये फीस पहले लगते थे, अब थोड़े बढ़े भी हैं तो 40,000 रुपये साल से ज़्यादा नहीं लगता। रहने खाने का लोगों का अलग खर्चा है। अगर सब मिला के देखें तो भी हमारी बहुत सस्ता है। तो इस देश की जो माली हालत है लोगों का, इस देश के 90% लोगों की जो माली हालत है वो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पैसा दे के पढ़ने की स्थिति नहीं है। जो अमीर लोग हैं वो पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि उनके पास उद्योग हैं, धंधे हैं, खेती हैं, गृहस्थी हैं, और जो पढ़ना चाहता है गरीब आदमी उसके पास पैसे नहीं हैं। तो इसके गैप को ही ठीक करने का जिम्मेदारी एक पॉलिटिकल सिस्टम को है, राजनेताओं को, कि शिक्षा कैसे सस्ती और बेहतर हो, और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं।
2 डिग्री कॉलेज मैंने स्टार्ट किया। हमारे इसके बाद मेरे पास करीब 40 इंटर कॉलेज थे, हाई स्कूल थे, जहाँ बाउंड्री वाल नहीं था, शौचालय नहीं थे, कमरे का अभाव था, बेंच डेस्क नहीं था। इन चीज़ों को हमने ठीक किया, करीब 70-75% मैंने ठीक कर दिया है। अभी भी कुछ गैप है। और जब हमने इम्प्रूवमेंट शुरू किया तो जो लोग प्राइवेट सेक्टर में गए थे पढ़ने के लिए, जिनके परिवार के लोग भेजते थे, वो वापस आ रहे हैं सरकारी विद्यालयों की तरफ। संख्या लगातार हमारी बढ़ रही है बच्चों की सरकारी विद्यालयों में। तो क्या है कि जो हमने इमेजिन किया कि हमको अब ठीक हम पहुंच गए हैं करीब, फिर गैप बढ़ रहा है। तो ये कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। अभी और पैसे का निवेश की ज़रूरत है। इस बिहार के बारे में, विकास के बारे में मेरी बहुत साफ धारणा है। स्पेशल स्टेटस न भी मिले बिहार को तो स्पेशल पैकेज मिल जाए, और स्पेशल पैकेज में जो पैसा आए उसमें 2 फील्ड में ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। एक एजुकेशन में, कि प्राइमरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में गुणात्मक बदलाव आए, केवल नाम की डिग्री देने के लिए नहीं। अब बिहार में क्या है, नीतीश कुमार जब से हैं या पहले की भी सरकारों में धीमी प्रगति थी कि हमारे साधारण डिग्री के लिए भी 5 साल बच्चों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। 3 साल वाली डिग्री हमारे बिहार में 5 साल में मिल रहा है। तो लोग, बच्चे जिनको कैरियर बनाना है, नौकरी करना है, वो यहाँ से निकल जाते हैं कि कम से कम बाहर जाएंगे तो 3 साल में हमारी डिग्री हो जाएगी और हम अपनी नौकरी समय से शुरू कर लेंगे। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की अभाव है कि हम सिंपल एग्जामिनेशन नहीं ले पाते। यूनिवर्सिटी आज क्या कर रही है बिहार में, वो पढ़ा नहीं रही है, कहीं क्लासेज उनके चलते नहीं, क्योंकि उनके पास टीचर नहीं, प्रोफेसर नहीं। केवल वो फॉर्म भरवाते हैं और एग्ज़ाम लेते हैं और डिग्री बांटते हैं। इतना भी काम बिहार की यूनिवर्सिटियाँ नहीं कर पा रही हैं, तो कितना गैप है। तो इसलिए जब भी स्पेशल पैकेज बिहार को मिले, उसका आधे पैसे स्वास्थ्य सेवा पर और हमारे शिक्षा व्यवस्था पर लगाया जाना चाहिए। एक इन्वेस्टमेंट है, मैं बता रहा हूँ। ये इसका रिजल्ट आएगा लॉन्ग टर्म में, 15 से 20 साल बाद रिजल्ट दिखेगा। आपके क्वालिटी एजुकेशन के जरिए और क्वालिटी हेल्थ के जरिए केरल जैसा राज्य, पहाड़ी राज्य जहाँ खेती लायक ज़मीन नहीं है, आज जो देश के सभी मानकों पर सबसे बेहतर परिणाम दे रहा है। केवल 2 उन्होंने अपने पॉलिसीज़ को ठीक किया। हमको भी करना होगा बिहार जैसे राज्य को। अगर हम नहीं करते हैं तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो सबसे युवा आबादी है बिहार के पास, वो हमारे लिए कल के लिए डिजास्टर हो सकता है। और है भी, मैं बता रहा हूँ। ये तो बिहार के उद्यमी और श्रम करने वाले लोग हैं कि दूसरे राज्य में जा कर के अपने जीवन यापन कर रहे हैं। दिल्ली है, बॉम्बे है, चेन्नई है, बेंगलोर है, उसकी पूरी इकनॉमी में बिहार के लोगों का ह्यूज कंट्रीब्यूशन है कि ये सबसे सस्ता श्रम वहाँ पर सस्ता श्रम बेच रहे हैं, और वो सभी काम कर रहे हैं जो अन्य लोग नहीं करना चाहते। आप देखें, पूरे शहर की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सस्ता परिवहन चाहिए, माल ढोने के लिए भी और आदमी को भी पहुंचाने के लिए। तो ऑटो, पूरे दिल्ली में जाइएगा तो ऑटो बिहार के लोग चला रहे हैं, सबसे सस्ता परिवहन है वहाँ का। आप किसी भी रेलवे स्टेशन या जितने भी वेयर हाउसेज हैं वहाँ देखिएगा, सामान की ढुलाई करने के लिए वो सब बिहार के लोग हैं। या आप जहाँ भी देखेंगे सफाई कर्मी, ड्राइवर के रूप में, वो बिहार के लोग हैं। प्लम्बर देखिएगा शहर में तो बिहार के लोग हैं। इलेक्ट्रीशियन देखिएगा, तो जो भी जीवन के जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं वो बिहार के लोग आपको वहाँ में मिलेंगे। यहाँ तक कि जो गेटेड कॉलोनी है वहाँ पे भी आप सिक्योरिटी मैन के रूप में बिहार का आदमी दिखेगा, और कम पैसे में। क्यों कम पैसे में वहाँ हम काम कर रहे हैं? क्योंकि बिहार में हम स्किल्ड नहीं कर पाए, इन लोगों को ट्रेंड नहीं कर पाए, तो कम पैसे की नौकरी कर रहे हैं।
अगर हम लोग बिहार में एजुकेशन सिस्टम के जरिए अगर हम प्रॉपर हम स्किल्ड करते, ट्रेंड करते, उनकी पढ़ाई ठीक होती, तो वो थोड़ा बेहतर काम में वहाँ लगते और फिर हमारी आमदनी, उनकी भी आमदनी बढ़ती और राज्य की भी आमदनी बढ़ती। अभी हमारे पास इधर के आंकड़े तो नहीं है, लेकिन एक बीच में चर्चा था कि बिहार मनी ऑर्डर इकोनॉमी पे जिंदा है। जो बाहर गए हैं हम लोग, वो पैसा राज्य में भेजते हैं, तो उससे पूरी राज्य की अर्थव्यवस्था चलती है, उसमें काफ़ी पैसा आता है लोगों को। अभी इधर के आंकड़े हमने देखा नहीं है, पलायन रुका नहीं है, लगातार पलायन बिहार का बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि वो अब रुकेगा पैसा आना बिहार में, क्योंकि उनकी अब दूसरी पीढ़ी है जो काम करने गए हैं बाहर, अब वहीं पर वो सेटल्ड हो रहे हैं, वहीं पर घर बना रहे हैं लोग, वहीं पर नौकरियां ढूंढ ले रहे हैं लोग। तो स्वाभाविक है कि वो पैसा बिहार को आना बंद होगा। एक वो, क्योंकि हमने जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम जो काम को आगे नहीं किए, आज भी सड़क बन रहा है बिहार में, बिजली लग रहे हैं, लेकिन इस सड़क और बिजली से कोई बच्चे की पढ़ाई कैसे ठीक हो जाएगी, कोई बीमार आदमी का इलाज कैसे होगा। तो पढ़ाई और इलाज के अभाव में बिहार के लोग अब बाहर जाना चाहते हैं। जिनके पास पैसे हैं वो लोग भी बाहर जाना चाहते हैं, दूसरे राज्य में बसना चाहते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो भी वहाँ जाना चाहते हैं कि बेहतर अवसर मिलेगा हमारे लिए वहाँ पर। तो ये एक बड़ी चैलेंजेज है, मैं बता रहा हूँ बिहार के लिए। ये समय रहते इसको अगर हम इम्प्रूव नहीं करेंगे तो हमारे लिए, मैंने कहा कि ये जनसंख्या विस्फोट के रूप में माना जाएगा, जिसको हम लोग मानते हैं कि जनसंख्या एक पूंजी है, इंसान ह्यूमन रिसोर्स है, पैसा है हमारे पास, वो हमारे लिए डिजास्टर हो जाएगा। आप नीति निर्माण की बात करते रहे हैं, आपने भी विधायिका के अंदर 2 बिल प्रस्तुत किए, प्राइवेट मेंबर बिल, और बिहार में राजनीतिक विमर्श में नीति निर्माण का मुद्दा पूर्ण रूप से गायब है। एक विधायक के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर इसको आप कैसे देखते हैं? और ये हम सब जानते हैं कि नीति निर्माण से ही व्यापक समाज में बदलाव आता है, और वह बुनियादी बात विमर्श से गायब है, और एक विधायक को बिहार में एक निजी विधेयक भी प्रस्तुत करने का हक व अधिकार नहीं है। ये कमोबेश राष्ट्रीय समस्या हो गई है आज के दिन में, और बिहार में यह लंबे समय से समस्या रहा है। कानून बनाने का अधिकार, नीति निर्माण का अधिकार विधायिका को है, लेकिन विधायिका अपने आप में बहुत इम्पावर्ड नहीं है, इसीलिए सहयोग लेने की बात संविधान में भी लिखा है और प्रैक्टिस में भी यही है कि हम अन्य जगहों से हम सलाह लेते हैं और हम इस कानून को बनाते हैं। दिक्कत क्या आ रही है कि हमारी जो विधायिका बिहार में ये लगभग 40-45 सालों से नीति निर्माण का काम छोड़ चुकी है। सरकार सीधे बिल लाती है, सरकारी बिल, जो पहले ही से किसी न किसी दबाव समूह के दबाव में वो आते हैं। वोट बैंक की राजनीति हो सकता है, उसके पॉलिटिकल फंडिंग्स भी कई जगह कारण होते हैं नीति निर्माण में। जो बड़े धन्ना सेठ हैं वो अपने पक्ष में नीति बनवाना चाहते हैं, तो उस तरह का वो पॉलिटिकल फंडिंग्स करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे देखा होगा आपने कि इलेक्टोरल बॉन्ड 2 ही तरीके का था, या तो वो लोग थे जो अपराधी थे, या जो पैसा दे रहे थे, पॉलिटिकल फंडिंग कर रहे थे, या वो लोग थे जिनको आपको ठेका या पॉलिसीज में बदलाव लाना था। ये 2 ही तरह के फंडिंग्स हो रहे थे जो हमारे उम्मीद के खिलाफ थे। नेचुरली देखा जाए तो नीति निर्माण का जो काम है उसके लिए जो विधानसभा का हाउस सेशन में होना चाहिए, मिनिमम 90 दिन का माना गया कि 90 दिन मिनिमम सेशन में होना चाहिए हाउस। लेकिन पिछले 40-45 सालों से बिहार में हाउस अब सेशन में रहता ही नहीं, मुश्किल से 30 से 35 दिन। तो 2 काम है हाउस का, एक काम है नीति निर्माण करना और दूसरा काम है वित्तीय
रूप से उसको कानूनी जो प्रतिबद्धता है कि कोई भी पैसा राज्य में जो खर्च होगा, उसका आय व्यय होगा, वो विधानसभा की सहमति से होगा। तो चूंकि पैसे के अभाव में सरकारें चल नहीं पाएंगी, तो वित्तीय कार्यों के लिए जो सरकारी कार्य है उसके लिए हाउस सेशन में हो रहा है 30-35 दिन, लेकिन बाकी कामों के लिए, नीति पर बहस करने के लिए, बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए जो डिस्कशन होना चाहिए हाउस में, वो बंद हो गया। और बंद होने के बाद क्या है कि सरकार रात को 12 बजे एक बिल पेश करती है कि सुबह इस पर बहस करके पास कर दीजिए। बहस के लिए टाइम निर्धारण का जो अधिकार जो है वो कैबिनेट को है तकनीकी रूप से, तो ये अधिकार स्पीकर को है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पे देखें तो कैबिनेट को है। कैबिनेट ही डिसाइड करता है कि कितने दिन का हाउस चलेगा, और वो जाता है गवर्नर साहब के यहाँ, और गवर्नर साहब नोटिफाई कर देते हैं एक आदेश के जरिए कि विधानसभा का सत्र 1 हफ्ते का होगा। कहने को तो विधायिका स्वतंत्र है कि विधायिका कोई भी काम कर सकती है, लेकिन नहीं, व्यवहारिक तौर पे देखा जाए, कानूनी बात हो गया, व्यवहारिक तौर पे देखा जाए तो ये टोटल तय कर रहे हैं एक मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का ऑफिस तय करता है कि कैबिनेट कितने दिन का हाउस चलेगा, और हाउस में टाइम ही जब अलॉट नहीं होता है पॉलिसीज के लिए, तो बहस कहाँ होगा। एक एक दिन में 3-3 घंटे में फर्स्ट हाफ होता है क्वेश्चन आवर, सेकेंड हाफ होता है वो सरकारी बिल हो या प्राइवेट बिल। तो 45 सालों में तो कोई बिल ही नहीं आया प्राइवेट, और सरकारी बिल जो आते हैं वो 3 घंटे में 5 से 6 होते हैं, और एक हाउस में बिल को इंट्रोड्यूस करने में ½ एन आवर लगता है, और ½ एन आवर इंट्रोड्यूस भी और पास भी हो जाता है। डिस्कशन के लिए टाइम अलॉट नहीं होता, तो कहाँ नीति निर्माण हो रहा है। एक देखा जाए तो विधायिका का कोई औचित्य नहीं है आज के दिन में। अगर इस देश में अगर बजट न पास करना हो, क्योंकि कानून में ऐसा प्रावधान है कि बजट हम ही पास कर सकते हैं, तो अब ये विधायिका को समाप्त करने का अवसर एक तरह से है। जो देश के लोग दबाव समूह हैं, हम देखें तो परफॉर्मेंस कहाँ है हमारा, हम तो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं नीति निर्माण पर। किसी भी, मैं विधायिका के किसी भी सदस्य के बारे में कह रहे हैं, एक तो लोगों की रुचि घट रही है विधायिका में, उनको लगता है कि पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गया, यही मेरे लिए काफ़ी है। दूसरा है कि नेतृत्व भी नहीं चाहता कि हो, मतलब लीडरशिप क्राइसिस है। पॉलिटिकल सिस्टम में जो बिगेस्ट जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि हम जिस मूल काम के लिए बने हैं वो हमने काम कितना ड्यूटी किया, एक विधायक के तौर पे हमने कितना डेवलपमेंट किया, ये मेरी ड्यूटी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक रूप से मेरी ड्यूटी नहीं है। ये तो विधायक कार्य, ये तो कार्यपालिका का काम है, ये मिनिस्टर और सरकार में बैठे लोगों का काम है। हमारा तो केवल सजेस्ट करते हैं उनको, या हम एक नीति निर्माण कर देते हैं कि इन नीतियों के आधार पर राज्य चलेगा, ये हमारा काम है। लेकिन जहाँ नीति निर्माण का सवाल है वहाँ हम देखें तो 99% हम लोग ऐसे हैं जो 1% भी अपने काम को नहीं किया, और जो बचे 1% हैं लोग, वो भी वो इफेक्टिव रूप से नहीं काम कर पा रहे हैं कि सिस्टम को कोलैप्स कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। दो निजी विधेयक मैंने 45 साल के बाद विधानसभा में पेश किया तो पूरा हड़कंप हो गया विधानसभा के सचिवालय में कि ये कौन चीज़ है। तो लोगों ने पुराने लोगों को बुलाया जो रिटायर हो गए थे कि ये चीज़ आया है, क्या ये है नियम संगत। तो जो अनुभवी लोगों का सलाह, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, 1-2 पुराने जो ज़माने के जो बच्चे हैं, जो 77 में जिंदा है लोग, तो उन्होंने कहा एकदम पॉसिबल है, यह कानून सम्मत है। लेकिन निर्णय लेने का अधिकार स्पीकर को है, क्योंकि संवैधानिक प्रमुख स्पीकर ही होते हैं। लेकिन वह पॉलिटिकल लीडर के दबाव में वो काम नहीं कर पा रहे हैं। लोग, स्पीकर लोग अपने ड्यूटीज़ को निभा नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि अगर हम काम कर देंगे तो हमारे ऊपर के नेता नाराज़ हो जाएंगे और हमको पद से हटा देंगे, जिसका खामियाजा बिहार के लोगों को भोगना पड़ा। ये चीज़ ठीक कैसे होगा, ये सवाल पैदा हो रहा है। ये ठीक होगा जनता के दबाव में,
मूवमेंट्स के जरिए ठीक होगा। लोकतंत्र स्वतः भी कुछ ठीक करता है और कुछ जो सामाजिक गैर राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उनके आंदोलनों के जरिए भी कुछ कुछ करना पड़ता है। आपने देखा होगा देश में 3 कृषि कानून पास कर दिया सरकार में बैठे लोग विपक्ष के विरोध के बाद, लेकिन वो बदला तो जनता ने जब सड़कों पे उतर करके विरोध किया तो कानून रुक गया। तो ये भी एक आंदोलन की ज़रूरत है इसमें देश स्तर पे। बिहार के युवाओं के बारे में अक्सर बात होती है और एक अजीबोगरीब तरीके का एक कहानी चलती है कि बिहार के युवा बहुत पढ़े लिखे हैं, सर्वाधिक IAS अधिकारी देश में बिहार से जाते हैं, UPSC क्वालिफाई करते हैं। मगर हाल फिलहाल में जो हुए जातिगत जनगणना में यह बात सामने आई कि तकरीबन सिर्फ 7 या 8% ही बिहार की जो पूरी जनसंख्या है उसमें लोग ग्रेजुएट हैं। तो ये जो दोहरापन है परसेप्शन का, इसको आप कैसे देखते हैं और इसमें क्या बदलाव की जानी चाहिए और युवाओं को लेकर के आपका क्या संदेश होगा? हमने पहले भी कहा था कि राजनेता सपना बेचते हैं पद के लिए कि वो पद पा सकें। ज़मीनी हकीकत ठीक उसके उलट होता है। सामाजिक आर्थिक जनगणना जो बिहार में हुआ तो मुख्य विमर्श में आप देखे होंगे सामाजिक जनगणना रह गया कि किसकी कितनी संख्या है, और जो बहस में था इररिलेवेंट बहस में था कि हमारी संख्या कम गिनी गई ज़्यादा गिनी गई, इसी में सारा विमर्श खत्म हो गया। जबकि वास्तविक रूप से जो उसमें निकल करके आया उसकी आर्थिक जनगणना के पार्ट को देखा जाना चाहिए। क्या हालत है बिहार के। पिछले लंबे समय से बिहार के नौजवानों को और लोगों को भ्रम में रखा गया था कि बिहार इस देश का सिरमौर राज्य है पढ़ाई लिखाई में, जहाँ सबसे काबिल लोग हैं। जब आंकड़े आए, सत्यापित आंकड़े आए, तो चौंकाने वाले थे कि केवल बिहार में 7% 7% ग्रेजुएट हैं। और ये नए ग्रेजुएट नहीं हैं, इसमें पुराने नए सब ग्रेजुएट हैं। बूढ़े लोग भी हैं जो मान लीजिए जो 80 साल का उम्र का हो गया ग्रेजुएट, तो इकोनॉमी और सोसाइटी में कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो 60 साल में रिटायर हो जाएगा। हम अगर कामकाजी रूप से देखें कि कितने ग्रेजुएट जो हैं जिसका उम्र 35 साल से नीचे है कामकाजी रूप में, तो वो संख्या पूरे बिहार में 2-2.5% है। अब इतनी बड़ी देश में इकोनॉमी में बिहार कैसे कंट्रीब्यूट करेगा जिसके कामकाजी उम्र में मुश्किल से 2 से 3% ग्रेजुएट लोग हों। और कहाँ से ग्रेजुएट पैदा होंगे बिहार में जब बुनियादी ढांचे ही नहीं हैं, तो ग्रेजुएट होंगे कहाँ से। बिहार में आपको 15 लाख हर साल इंटरमीडिएट से बच्चे पास करते हैं, और हायर एजुकेशन में हमारे पास 6 लाख सीटें हैं जो बेसिकली वो भी हम डिग्री बेचते हैं। राज्य सरकार संस्थागत रूप से डिग्री बेचती है, पैसा ज़्यादा नहीं लेती। राज्य सरकारें तो यूनिवर्सिटी में फीस 2-4-5 हज़ार ही लेती है, यही सरकार का अपना फी स्ट्रक्चर है। लेकिन ये 4,000 रुपये में डिग्री बेचना हुआ। किसी भी सर्विसेज को क्वालिटी के आधार पर असेस करें तो हम बेसिकली केवल फॉर्म भरवाते हैं, बिना पढ़ाए लोगों को 5 साल में डिग्री दे देते हैं कि चले जाइए। मतलब किसी काम लायक सरकार के स्तर पे वो नहीं बनाते हैं। तो 6 लाख हमारे पास सीट है बिहार में हायर एजुकेशन में, तो 9 लाख तो बच्चे इस राज्य से बाहर चले जा रहे हैं, या तो उनकी पढ़ाई बंद हो जा रही है या फिर राज्य के बाहर जा रहे हैं। तो सबके पास तो इतने पैसे नहीं है कि सब बाहर पढ़ने जाएंगे। तो कैसे इस राज्य में लोग ग्रेजुएशन हायर एजुकेशन का रेशियो बढ़ेगा। कहा गया है कि जो आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं हैं, उस आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं को चलाने के लिए मिनिमम स्किल्ड 30% ग्रेजुएट होना चाहिए, केवल डिग्री नहीं होना चाहिए, वो स्किल्ड भी होने चाहिए। उसके मुकाबले बिहार में 7% है। तो हमारी GDP इकोनॉमी में कैसे इम्प्रूवमेंट होगा। अगर हम मनी ऑर्डर इकोनॉमी की भी बात करें तो एक आदमी एक इंजीनियर ग्रेजुएट इंजीनियर
अगर वो जाता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम करने के लिए यूरोप या गूगल में या कहीं पर भी, तो वो महीने का 10 लाख रुपया कमाएगा और भारत को भेजेगा। लेकिन अगर वो स्किल नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है, तो अरब में जाएगा, अरबियन कंट्री में जाएंगे लाखों लोग, और वहाँ पे जाके भेड़ चराते हैं लोग, टैक्सी चलाते हैं लोग, रेस्टोरेंट में बर्तन धोते हैं लोग। तो वो कितना पैसा भेजेंगे महीने का? 10,000 भी सेविंग्स इंडिया भेज दें तो काफ़ी है। तो हम अपने पूरे, अगर मैंने कहा डिजास्टर के रूप में हमारा आबादी है वो डिजास्टर के रूप में तब्दील होने की संभावना है बिहार में। अगर यही लोगों को हम स्किल्ड किए होते, ग्रेजुएशन की पढ़ाई कराए होते, ग्रेजुएट होते, तो ये लोग जब जाते बाहर कमाने तो बिहार को ये 10,000 की जगह 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीने भेजते, तो हमारी इकोनॉमी एक्सपेंड कर जाती, जीडीपी एक्सपेंड कर जाता। ये सरकार के स्तर पे जो बैठे लोग हैं उनके दिमाग में फिट नहीं हो रहा है। केवल हम सत्ता में बने रहें, सरकार में हम शामिल हो जाएं, एक होड़ मचा हुआ है। उसे कई कारण होंगे, हमसे बेहतर लोग पब्लिक जनता समझ रही है बिहार की कि जिनके पास कुछ नहीं है वो रातों रात अमीर हो रहे हैं राजनीति में आकर के। और यही आकर्षण भी है राजनीति में बहुतों के लिए आने के लिए। 99% लोगों के लिए राजनीति में आकर्षण रातों रात धनी होने का रास्ता उनको लगता है कि रास्ता है जिससे हम अमीर हो सकते हैं। हम किसी के अमीर और गरीब होने पर बहस नहीं करना चाहते। अमीर होने के और भी रास्ते हैं, तो उस रास्ते पर भेजिए। ये तो जो सरकार है, लोकतंत्र है, चुनाव है, ये सेवा क्षेत्र है। इस सेवा क्षेत्र में उन लोगों को आना चाहिए जो समाज राजनीति के संत हों। आप जो देखते हैं ना एक धार्मिक नेताओं को, जो हमारे संत हैं, अब तो ऐसे संत हैं भी नहीं, वहाँ भी जाकर के आजकल का संत लोग मर्सिडीज पर और हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं इस देश में, वो खुद ही व्यवसाय कर रहे हैं संत लोग। लेकिन राजनीति उनके लिए है जो समाज के संत हों, वो सेवा क्षेत्र में सेवा के नियत से आए इस काम में, ना कि इस राज भोगने के लिए आए इस क्षेत्र में, क्योंकि ये संकट पैदा कर रहा है। आप एकदम कह सकते हैं कि पूरी सोसाइटी को रन करने के लिए सरकार ही रन करती है सोसाइटी को, और सरकार में ही अक्षम लोग बैठ जाएंगे तो सोसाइटी बेहतर परिणाम नहीं देगा। ये हमने कब लंबे समय से हम देख रहे हैं, ये राज्य स्तर पे भी है और ये देश स्तर पे भी हो गया।